हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रिया मिश्रा है और आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि हमारा 26 अगस्त से शुरू होने वाला है, डीएलएड, ठीक है। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 26 अगस्त को शुरू होने वाला है। 1 महीने तक ये एग्ज़ाम चलेगा। जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड में जो विज्ञान से आता है ना, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले आपके आने वाले हैं विज्ञान सेक्शन से, ठीक है, इसके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि आपका साइंस से भी क्वेश्चन आता है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आज हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चंस के चांसेस हैं कि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप लोग देने वाले हैं उसमें आपका आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे। इतना पे ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट ज़रूर बताइएगा, ठीक है। या फिर कोई टॉपिक है, सब टॉपिक है, चैप्टर है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डीएलएड में नहीं समझ में आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए बैक टू बैक लेक्चर ला रही हूँ ताकि आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप लोग गवर्नमेंट सीट पक्की कर लें, ठीक है। अब बिना किसी देर का हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, लाइम जल है। लाइम जल क्या है, ठीक है। तो लाइम जल होता है, उसको कहते हैं चूने के पानी, ठीक है। लाइम जल को क्या कहते हैं? चूने के पानी को कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaOH2, यानी कि जो ऑप्शन सी है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लाइम जल है CaOH2, जिसको हिंदी में कहते हैं चूने का पानी, यानी कि इसका रासायनिक नाम हो जाएगा प्रॉपर, ये जो CaOH2 है इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, बोल रहा है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। आप सभी को पता है जो लाल रंग होता है उसको क्या कहते हैं? खतरे के जो सिग्नल होता है उसके लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। तो कौन सा मानव का उद्भव स्थान है? तो मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अफ्रीका जो है वो मानव का उद्भव स्थान है। इसकी पुष्टि हमें संसार के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई थी। किसकी पुष्टि? अफ्रीका की पुष्टि की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। आबादी के डीएनए में पाए जाने वाले उपरांतियों के अध्ययन में इसका ज्ञात होता है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ों का आपको इतना गौर नहीं करना है, आपको बस ये याद करना है कि मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। जो वायुमंडल है हमारा अर्थ का, पृथ्वी का, ठीक है, इसमें बोल रहा है जो कार्बन गैस है हमारा उसका प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत होता है 0.0003, यानी 0.30 फिर 3, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन गैस का प्रतिशत होता है 0.0003, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और वो प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन गैस का भी याद कर लीजिएगा, उसका होता है 78.8%, ठीक है। ये किसका है? नाइट्रोजन गैस का है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, हेक्टेयर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था, ठीक है। हेक्टेयर ने 1969, ईयर याद कर लीजिएगा, हेक्टेयर ने 1969 में वर्गीकरण के लिए 5 मानदंडों या जगतों का उपयोग किया था। अगर मानदंडों की जगह जगत होता तो हमारा 5 आंसर होता, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होता, ठीक है। 5 हमारा मानदंडों का उपयोग किया था, ठीक है। और वो 5 मानदंड कौन से थे? मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, फजाई थे, प्लांटी थे और एलिमेनिया थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, सभी
की एक सामान्य विशेषता बताओ। ठीक है, शरीर का सिर, गर्दन, घंड और पूंछ का विभाजन, कार्यात्मक उपांगों के 2 जोड़े, बहिकंकाल, सिर। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए, है ना। तो हमारा क्या होगा, सभी कशेरुकियों के एक सामान्य विशेषता सिर, यानी कि जो खोपड़ी होता है, क्योंकि खोपड़ी अच्छी तरह से विकसित और संवेदनशील होता है ना। तो हमारा राइट आंसर जो डी है सिर, वो हमारा राइट आंसर होगा। सिर के ही बता रही हूँ, सिर का मतलब होता है खोपड़ी, खोपड़ी। ठीक है, सिर का मतलब होता है खोपड़ी, क्योंकि खोपड़ी जो होता है वो अच्छी तरह से विकसित और संवेदनशील मस्तिष्क होता है, या एक रूप से कार्य करता है, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों का संपन्न के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 52 बोल रहा है, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारा पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, गुटेशन कहते हैं। यानी कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना गुटेशन कहलाता है। जब पौधों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी पत्तियों के किनारे या नोक पर विशेष छिद्रों के सावित्र द्रव जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के द्रव्य रूप को हम लोग पानी का श्रेय गुटेशन। गुटेशन का एक और नाम है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बिंदु स्राव कहलाता है। ठीक है, जो पौधा होता है वो वायवीय भागों के लिए जल का स्रोत यानी कि स्ट्रोमाटा द्वारा वाष्प के रूप से निकासन के लिए ये इसका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट होगा, गुटेशन। गुटेशन का दूसरा नाम बिंदु स्राव होगा। ठीक है, बूंदी स्राव याद कर लीजिएगा, ये भी आपका ऑप्शन में आ सकता है गुटेशन की जगह। ठीक है, मेरा थोड़ा गला बज गया है, आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। अब देखो, विज्ञान का क्वेश्चन है, फिजिक्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो आपका विज्ञान में फिजिक्स का पोर्शन आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको भी अच्छे से निपटाएंगे, ऐसा नहीं है इसको नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं का क्रम में जुड़े हैं। ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब हम लोग फिगर भी देख लेते हैं, फिगर कैसा है। फिगर है, ये है आपका ए बी, और ये ए, ये बी और ये सी। इसमें 60 ओम है, इसमें 40 ओम है, और बी और सी के बीच 100 ओम है। ठीक है, ऑप्शन में हमारा है 232 ओम, 50 ओम, 654 ओम। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि स्पेस और ज़्यादा मिले, है ना, और इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए न्यूमेरिकल्स को प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा। मैं जैसे जैसे स्टेप करूँगी आपको सिंपली वैसे वैसे सुनना है, समझना है, करते चलना है। ठीक है, स्टेप है हमारा, देखो यहाँ पे बी से सी क्या है, हमारा 100 ओम है, और ए से सी या फिर सी से ए जो है वो 60 ओम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बी से सी है उसको हम लोग R1 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस कर लेते हैं सी से ए, यानी कि ए से जो सी गया है 60 ओम वाले को, इसको हम लोग करते हैं R2। ठीक है, अभी 40 ओम को रखेंगे, उसको बगल में यूज़ करेंगे, उसको भी यूज़ करेंगे। अभी R1 R2 हमारा जब 60 + 100 होगा तो हमारा क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 160 हो जाएगा, 160 ओम के साथ। ठीक है, तो जो हमारा अब है ए सी बी है ना, अब ये जो है ये हो गया 160 ओम, है ना। अब ए बी जो है ये हमारा 40 ओम है ना। तो हमारा क्या होगा, अब 160 को हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 160 को हम लोग 40 जोड़ेंगे। जब हम लोग 160 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारा 160 + 40 जो 200 आया है, इसको हम लोग काट पीट के, मतलब ऑफ कोर्स आप 40 से काट सकते हो, आप 10 से काट सकते हो, आपको जिससे काटना है, 100 से काट सकते हो 2 बार में, फिर यहाँ से 40 कटेगा 32 ऐसे। ठीक है, तो हमारा 32 ओम जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 32 ओम है भी या नहीं ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन जो बी है
वो है हमारा 32 ओम। तो हमारा राइट आंसर एकदम कट पिट के आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अब 54 कह रहा है रिक्तका का घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वो हमारा कहलाती है बच्चों टोनोप्लास्ट, ठीक है। TONOPLAST इंग्लिश में होगा, ठीक है। कोशिका की रिक्तियाँ या फिर इसको कह सकते हैं रिक्तियाँ, ये जो रिक्तियाँ हैं इसका एक और वर्ड है रसधानियाँ। रसधानियाँ आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो इसका होता है वैक्यूल्स, ठीक है। इसका प्रॉपर मीनिंग होता है वैक्यूल्स। रिक्तियाँ या फिर रसधानियाँ वैक्यूल्स को कह लेते हैं। चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती हैं, है ना। इस झिल्ली को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, बोल रहा है कुंदनकुलम निभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्य बताना है। तो देखो ये कुंदनकुलम, ठीक है। कुंदनकुलम जो है ये थोड़ा बहुत आप लोग नाम से ही पता कर सकते हैं कि हाँ ये तमिलनाडु राज्य से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे, तमिलनाडु राज्य, ठीक है। और इसकी विद्युत उत्पादना जो होता है ना कुंदनकुलम की, वो होता है 6000 मेगावाट, ठीक है। 6000 मेगावाट हमारा कुंदनकुलम का उत्पादन क्षमता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्ति प्रजाति है, ठीक है। चावल, गेहूं, दलहन या दाल या सोयाबीन, ठीक है। राइट आंसर होगा देखो MACS 1407 सोयाबीन, है ना। ऑप्शन डी सोयाबीन की एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है सोयाबीन वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है ऑप्शंस में हमारा 4 ऑप्शन है और हमारा क्वेश्चन है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। देखो सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें समुद्री जहाज समुद्र की गहराई, है ना, गहराई जो मापा जाता है, समुद्र की गहराई मापने वाला, समुद्र की छिपी वस्तुओं का पता लगाने वाला, यानी कि पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगों का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, जल मिश्रण है। जल मिश्रण किस चीज़ का है? जल नहीं है, जेल है, जेल, ठीक है। जेल इंग्लिश में रहता ना तो बात ही अलग होती। तो जेल नहीं है, जेल है, मैंने गलती कर ली पढ़ने में। जेल मिश्रण किस चीज़ का है, ठीक है। तो जेल कैसा होता है? थोड़ा सा ठोस होता है, थोड़ा सा द्रव्य होता है ना। तो हमारा क्या आंसर होगा? हमारा होगा इसमें द्रव्य तथा ठोस का। जो द्रव्य भी हो ठोस भी हो, ठीक है, ना ही वो पूरा तरीके से द्रव्य होता है ना ही वो पूरे तरीके से ठोस होता है ना, जैसे हिलडे डुलटा रहता है। तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेल मिश्रण होता है द्रव्य तथा ठोस का, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 59। देखो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है टंगस्टन, फिजिक्स आ गया है ना। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? टंगस्टन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, आपको पता होगा। और ये जो है 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका 3422 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पिघलता है। क्या पिघलता है? टंगस्टन 3422 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 जो कि बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 पे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बोलूँगी। ये जो टंगस्टन है ना, इस कितने डिग्री पे पिघलता है वो तो आपको पता चलेगा, 3422 डिग्री पे ये पिघलता है। लेकिन अगर ये बिना गले
कौन से ताप पे रह सकता है, तो 2700 डिग्री सेल्सियस पे ये बिना गले इस ताप पे प्रकाश की उत्पत्ति करता है। ठीक है, क्या, तो टंगस्टन। ये भी आपसे पूछ सकता है ना कि पिघलता नहीं, पूछ के आपको बोलेगा कि कहाँ पे वो बिना गले आराम से प्रकाश उत्पन्न करता है, तो 2700 डिग्री सेल्सियस आपको याद करना है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, तो 3422 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 है, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा। फिजिक्स आ गया, हमें पूरे अच्छे से सॉल्व करना होगा, तो ऑप्शंस नहीं देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ए और बी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और मिल जाता, हाँ मिल गया। ए कर लो और बी कर लो। ठीक है, बीच की दूरी आपका 100 में, देखो 100 में ए से बी गया, 100 में बी से गया 100 में, ए बी ही कर लेते हैं ना, घर वर नहीं लिखेंगे, उतना हमारे पास स्पेस नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। तो 100 अगर 100 में 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास तो 0 आ गया, और कुल समय जो है वो 50 सेकेंड आने में 50 सेकेंड जाने में, तो 50 + 50 करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा फिर से। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 को 100 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। अब देखते हैं क्या 0 हमारे पास आंसर में है, तो ऑप्शंस में हमारा 0.5, हाँ ऑप्शन जो डी है, देखिए मेरा आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमें पता है कि 0 को 100 से भाग करेंगे तो आएगा ही नहीं, इनवैलिड है, 0 आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, पूछ रहा है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, लेड, लोहा, कॉपर या पारा। ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प हैं, लेकिन जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, लोहा। जो लोहा है वो सबसे सक्रिय धातु है, क्योंकि वास्तविक रूप से सबसे सक्रिय धातु जो होता है वो होता है हमारा जो के होता है ना, जिससे हम लोग पोटेशियम के नाम से जाने जाते हैं, वो होता है। उसके बाद हमारा आता है लोहा। ठीक है, तो हमारा लेड है, कॉपर है, पारा है, के तो है ही नहीं, यानी कि पोटेशियम तो है ही नहीं, तो हमारा जो लोहा होगा वो सबसे सक्रिय धातु हो जाएगा इन चारों में से। लेकिन अगर कल को आपका डीएलएड एग्जाम में लेड की जगह पोटेशियम कर देगा, के लिख देगा सिर्फ, तो आपको के टिक करना है, क्योंकि लोहा से ज़्यादा सक्रिय धातु होगा पोटेशियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी लोहा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ पोटेशियम नहीं है इसलिए लोहा होगा, लोहा रहता पोटेशियम भी रहता तो पोटेशियम भी सही हो जाता। ठीक है, मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है यही आए, आपको घुमा के भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया है ना, घुमा के भी क्वेश्चन दे सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ साफ साफ क्वेश्चन देगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको घुमा के पूछेगा, लिख के ले लो, इसलिए घुमा के जो पूछेगा उसको भी तो पढ़ना है, इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ा दे रही हूँ। और प्रिपेयर कर लीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना, एकदम मस्ती से एग्ज़ाम दीजिएगा। आपको बैक टू बैक मैं लेक्चर्स ला रही हूँ ताकि आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और वही क्वेश्चन ला रही हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 आ गया, एंथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है। तो आपको लगता है अगर आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी सिरका। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी सिरका। ठीक है, सिरका पे आप लोग टिक करेंगे। थोड़ा सा एक काम करती हूँ, अब ठीक है, सिरका जो है ऑप्शन डी वो हमारा राइट आंसर होगा। एल्थेनोइक अम्ल का जलीय विलयन, अब जो एल्थेनोइक अम्ल है इसको हम लोग एसेटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एसेटिक अम्ल कहते हैं। इसका जलीय विलयन सिरका कहलाता है, जिसमें 6% से लेके 8% तक क्या होता है, एंथेनोइक यानी कि एसेटिक अम्ल होता है। ठीक है, किसमें, सिरका में। ठीक है, सिरका को क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या हो जाती हैं।
तो ऑफकोर्स वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म स्तर पे जो शीतल ठंडी बनाती है। ठीक है, जल के जो वाष्पीकरण होता है उसमें जो गर्म स्थान है ऊष्मा वाले गर्म पे उसके सतह को शीतल करती हैं, ठंडी करती हैं, इसलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं ठंडी होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ऑफ कोर्स L और M है और 4M है, माना M और 4M। ठीक है, लेट इट बी M एंड 4M। ठीक है, M को जो द्रव्यमान है उसको हम लोग V1 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, V1 कर लेते हैं। M को क्या कर लेते हैं, V1 कर लेते हैं, है ना। और 4M जो द्रव्यमान है उसको हम लोग V2 मीटर पर सेकेंड यानी कि V2 कर लेते हैं। V1 हो गया M, V1 हो गया M और V2 हो गया 4M। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ M, आप लोग सुने होंगे हाफ mv², तो v जो है उसमें V1 में है, हाफ mv1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा इसको, हाँ ये देखो, हाफ mv1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 4m इंटू V2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉपर V1 का होल स्क्वायर आ गया, V2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको हम लोग 4/1 करेंगे तो V1 और V2 और रूट कर लेंगे 4 को, तो 4 का रूट आएगा 2:1। 2:1 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 बोल रहा है जियोट्रॉपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यानी कि जियोट्रॉपिज्म पौधे का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 65 तक ही था। ठीक है, यानी कि हमारा प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन हो गया और हमने 65 क्वेश्चन तक कर लिया। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगा इसके बाद भी होगा, लेकिन बहुत अच्छा बात है कि हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए। एक चीज़ का आप लोग नोटिस करना, फिज़िक्स का पार्ट कितना सही आया, यानी कि न्यूमेरिकल्स कितना सही आया, बहुत ईजी था। ऐसा था कि हाँ घुमाऊ था, बहुत जगह था, लेकिन जो घुमाने वाले क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आपको बता दिए कि अगर ये नहीं पूछ के ये पूछेगा तो इसका आंसर ये करना। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। DLED जो है ना, वो DLED जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसको भी टीचर बनना रहता है +2 लेवल पे ये हमारा कोर्स होता है, तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़नी है, क्योंकि देखो यार एडमिट कार्ड आ गया, एग्ज़ाम पास में है, इसलिए अगर क्वेश्चन करा रहे हैं तो वीडियो ही देख के आराम से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ। सबका एग्ज़ाम अच्छा है ना, तभी हमें भी प्राउड फील होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।